Hello everyone, welcome to Geography's Chapter 3, Our Changing Earth. जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि हमारी पृथ्वी बदल रही है, पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सब इस चैप्टर में हम समझेंगे. In the previous chapter, you studied that the face of the earth is continuously changing due to internal and external forces. Millions of years of geological changes has modeled the present face of the earth as we see today. आज से लाखों साल पहले एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये एक साथ थे पैनगिया पोजीशन में, लेकिन अब ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, अलग अलग लैंड मासेस हैं. In this particular chapter, the topics which we will be covering are endogenic forces. Actually, we are having two topics, endogenic and exogenic, because of the earth movements. In this particular video, we will be coming to know about one details of the topic, that is endogenic forces. इसी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो हम रीड करेंगे. लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी एंडोजेनिक फोर्स है, वॉल्केनो, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, केस स्टडी पढ़ेंगे, भुज जो गुजरात में है उसके बारे में, और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. The evolution of landforms has been taking place due to two types of forces, endogenic forces and exogenic forces. जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, अर्थ मूवमेंट के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. अभी एंडोजेनिक एक्सोजेनिक क्या होते हैं, यहाँ इस नाम से हमको समझ में आ जाएगा. एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर की ओर, जेनिक मीन्स ओरिजिन, यानी ज़मीन के नीचे की सतह में होने वाले बदलाव को एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. वैसे ही एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन, यानी ज़मीन की ऊपरी सतह पर आने वाले बदलाव को एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. इस चीज़ को और अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे इस फ्लो चार्ट के थ्रू. अर्थ मूवमेंट्स यानी अर्थ में वो कौन सी चीज़ें हैं जिस कारण से मूवमेंट्स होते हैं. There are two things, endogenic and exogenic. First of all, let's come towards this side of the endogenic forces. It is being divided into two different parts, that is sudden forces and the diastrophic forces. Sudden forces के अंदर आता है earthquake यानी कि भूकंप, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, और लैंडस्लाइड्स यानी कि पत्थरों या चट्टानों का अपनी जगह से खिसकना. डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के अंदर आता है बिल्डिंग माउंटेन्स. बिल्डिंग माउंटेन यानी कि ये एक दिन या एक साल या 10 साल में तैयार नहीं होते, इसको कई लाख साल लगते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तब जाके एक माउंटेन तैयार होता है या कॉन्टिनेंट बनता है. तो इस एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे. Come towards the exogenic side. It is an erosional and depositional, and the features related to this are to be seen in river, wind, sea waves and glaciers. Let us come towards the endogenic forces in detailed manner. This means those forces that arise from inside the earth, they can be sudden like earthquakes and volcanic eruptions. Inside the earth, endo, as we have read earlier, inside the earth. Earth scientists have put forward the view that the earth's crust is not a continuous block. Now, who are the earth scientists? ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के बारे में डिटेल रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, और उनके हिसाब से हमारी पूरी पृथ्वी में एक सी ज़मीन मौजूद नहीं है. It consists of several large, small, rigid-shaped plates which carry continents and the ocean floor. Ocean floor, पानी के नीचे भी आखिर सतह होती है, तो उसको भी हम ocean floors के उसमें लेते हैं. These plates move extremely slow and each year they move about few millimeters. That means कहीं ना कहीं changes होते रहते, पर वो इतने slow movement में होते हैं कि हम समझ में नहीं आते हैं. These crustal slabs are called tectonic और lithospheric plates. ये जो tectonic होते हैं या ये जो plates होते हैं, इसे हम lithospheric plates बोलते हैं. ये plates हमारे खाने की प्लेट नहीं है. यहाँ प्लेट का मतलब होता है ज़मीन की प्लेट.
In the image we can see African plate, Indian plate, एंटार्क्टिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सारे प्लेट्स का यहाँ पर मतलब है ज़मीनी स्तर. इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. Then we are having in the 1960s, scientists put forward the theory of plate tectonics to explain the changing face of the earth. 60s के समय में साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं एक जो थ्योरी इनने पढ़ी थी, अर्थ साइंटिस्ट ने जो थ्योरी पढ़ी, जो बनाई उनने, उसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ किया उन्हें कि our earth is having changing faces with the passage of time. And that's why they only proved that what Pangea position millions of years we were having of our earth, it has now changed with so many continents and the oceans. The heat and pressure from the earth's molten magma causes convection currents. This generates forces that cause movement of plates. This theory is known as plate tectonics. As these crustal plates move, they push together, pull apart, and slide past each other. Sometimes the tension within the earth is released on the surfaces as vibrations. These internal or endogenic forces may be sudden and violent, and the result is an earthquake, volcanic activity, or a landslide. Just come towards this image. इस इमेज में हम देखेंगे कोर मॉल्टन मैग्मा नीचे की तरफ में. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि क्रस्ट मेंटल कोर होता है, तो वैसे ही सबसे ऊपर जो ऑरेंज पार्ट है वो आपका क्रस्ट है. फिर उसके बाद नीचे आपको मैग्मा का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर क्या असर होता है, और सबसे नीचे कोर मैग्मा यानी कि कोर जहाँ पर मैग्मा मॉल्टन स्टेट में मौजूद होता है. तो ये जो मैग्मा होता है ये व्हेन इट इज़ हॉट इट इज़ मूविंग अप, ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर ठंडा होकर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ. ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है हमारे अर्थ के इंटीरियर में. और जब इसमें ज़्यादा टेंशन होती है तो ये ऊपर की तरफ हिट करता है, जब वो वाइब्रेट करता है क्रस्ट को, ज़मीन को. और जब क्रस्ट को वाइब्रेट करता है तो ईदर वो अर्थक्वेक में महसूस होता है, या जब ज़्यादा तेज़ फोर्स में जाता है तो वो वॉल्केनिक एक्टिविटी कहलाती है. इस फिगर को हम और अच्छे से समझ सकते हैं प्रैक्टिकली किचन में. जब आप एक बाउल में पानी गर्म करेंगे, ओके, इसमें एक पेपर का बॉल डाल दीजिए, और आप देखेंगे जब पानी बॉईल होता है तो वो पेपर बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे. ये जो प्रोसेस है इससे आप समझ सकते हैं कि ज़मीन के नीचे जो मॉल्टन स्टेट में मैग्मा मौजूद है ये कैसे ऊपर की तरफ हिट करता है, फिर नीचे आता है. तो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द थिंग विथ विच यू कैन अंडरस्टैंड द इंटीरियर हैपनिंग्स ऑफ द अर्थ. Then volcanoes. A volcano is a vent or opening in the Earth's crust through which molten materials or magma from the interior erupts out as lava. इस पिक्चर में दिया हुआ है, सबसे नीचे एक मैग्मा चैम्बर है. मैग्मा चैम्बर यानी कि आपका कोर का पार्ट, यहाँ मॉल्टन मैग्मा मौजूद होता है. ये जो मैग्मा चैम्बर होता है ये जब ऊपर की तरफ हिट करता है तो एक क्रेटर होता है. क्रेटर यानी कि वो जगह जहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ जब हिट करता है तो वो लावा के रूप में बाहर आता है. और जब लावा के रूप में बाहर आता है तो यहाँ पर बहुत छोटे 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 बड़े सभी प्रकार के पत्थर ये नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स में आते हैं. यहाँ एशेस होते हैं, क्लाउड्स बन जाता है, और ये ब्लैक कलर में रहते हैं. इसमें ये जो लावा बाहर निकलता है ये जब सॉलिडिफाई होता है, ठंडा होता है, तो ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है. ये चीज़ आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ऊपर की तरफ में जो लावा ठंडा होता है वो कौन से रॉक्स कहलाते हैं, और जो अंदर की तरफ में पत्थर मौजूद होते हैं वो कौन से रॉक्स कहलाते हैं. ओके. So extreme heat and pressure forces up molten magma, pieces of solid rocks, ash, gases and steam through these vents. इस opening को हम crater बोलते हैं. The magma erupts as lava and accumulates around the vent in layers. This forms a tall conical shaped volcanic mountain.
ये माउंटेन के जैसे बन जाता है और इस माउंटेन को हम आगे पिक्चर्स में भी देखेंगे कि कैसे ये हमको दिखाई देता है. Let us come towards how many different types of volcanoes we are having. We are having 3 volcanoes. First is active, that is living volcano. Second is dormant or sleeping volcano. And third is extinct or dead volcano. By the names you can understand active means the living volcano, dormant or the sleeping, and the extinct or it can be also understood as the dead volcano. Let's study in detail about each and every volcano. Active. By the name suggests, volcanoes which have erupted frequently in the recent past and are expected to erupt further anytime in future are known as an active volcano. जो कभी भी erupt हो सकता है, जिसकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, साल में एक बार भी हो सकता है या महीने में भी हो सकता है, एनी टाइम इट कैन erupt. That's why it is known as living or the active volcano. Example is Barren Island in India. बैरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड मौजूद है हमारे इंडिया में, यानी हमारे इंडिया में भी एक वॉल्केनो मौजूद है. माउंट एटना इन इटली एंड माउंट किलाओ इन हवाई. The next is dormant volcano or the sleeping volcano. Volcanoes which have not erupted for centuries but may still do so are known as dormant. यानी ये volcanoes जो हैं ये कई साल से erupt नहीं हुए हैं, लेकिन इंटीरियर में कहीं ना कहीं मैग्मा चेम्बर जो मौजूद है वो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ये erupt हो सकते हैं कभी नियर फ्यूचर में, बट इट हैज़ नॉट erupted from many years, so it is also known as the sleeping volcano. For example, Mount Vesuvius in Italy, Mount Fujiyama in Japan. Then the last is extinct volcano, means the dead volcano. Volcanoes which have neither erupted for thousands of years nor is there any possibility of further eruptions in the future are known as extinct volcano. यानी कई साल से ये ना erupt हुए हैं, ना कई साल ना इनका कोई एक्सपेक्टेशन है कि ये आगे भी erupt हो सकते हैं. There is no possibility. That's why it is known as the dead volcano. For example, Mount Kilimanjaro in East Africa, Serra Aconcagua in Argentina. Let's come towards another endogenic force, that is earthquake. ये जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस के ही पढ़ रहे हैं, यानी ज़मीन के नीचे के में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. द अर्थक्वेक यानी भूकंप. Earthquakes are sudden vibrations or violent tremors. Tremors यानी shaking felt on the earth's surface due to internal forces. ज़मीन के नीचे की सतह में कुछ ऐसे बदलाव होना जिससे हमारे ऊपर की सतह में वाइब्रेशन या शेकिंग होती है, उसे हम earthquake कहते हैं. The point inside the crust where the vibrations originate is called focus. The place on the surface of the earth directly above the focus is called the epicenter. Just come towards the image of the earthquake. In the center point, red dot, you can see focus. Focus का मतलब वो point जहाँ पर tensions create हुए हैं और इसके बाद ही vibrations होके ये ऊपर की तरफ आए हैं. स्ट्रेट जो डॉट डॉट में एपिसेंटर दिखाई दे रहा है, असर सबसे ज़्यादा वहाँ होता है. अंडरस्टैंड? एपिसेंटर में सबसे ज़्यादा असर होता है. फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थक्वेक की शुरुआत हुई है और सीधे ऊपर की तरफ में स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल में जो टारगेट आता है दैट इज़ नोन एज द एपिसेंटर. इट इज़ द लोकेशन ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस. Then everybody should be having the knowledge that what are the different terminologies like seismology. Do you know what it does it mean? It is actually the study of the behavior of earthquake or seismic waves. जो earthquake की study करते हैं उसे हम seismology बोलते हैं. Seismologist
are those experts who study the pattern of earthquakes. पैटर्न का मतलब कितने मैग्नीट्यूड में आया है, कैसे आया है, किस जगह आया है, ये सारी चीज़ें सिस्मोलॉजिस्ट यानी पर्सन्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं इसकी स्टडी करते हैं उन्हें सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं. Then the instrument used to record the earthquake tremors is called seismograph. The scale used to measure the intensity of the seismic waves during the tremors is called the Richter scale. Richter scale से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था. Kinds of earthquake waves. 3 kinds of earthquake waves are primary, जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं, P waves जो फास्टेस्ट होता है, foremost waves. Secondary जो S से इंडिकेट होता है, it is a transverse waves, they do not pass through liquids. Then lastly it is the surface L waves. Their effect is not observed at great depths. लेकिन surface यानी कि ऊपर की सतह में जो waves आते हैं सबसे ज़्यादा डैमेज यहीं पर होता है. Then case study. Case study means हम एक जगह के बारे में हम पढ़ेंगे जो ये बहुत मेजर अर्थक्वेक आया था 2001 के समय में. ये भुज है कहाँ? ये गुजरात की जगह में मौजूद है. It was a very, very drastic time period when this disaster appeared in Bhuj during the time period of 2001 and the day was Republic Day. On Republic Day 26th January in 2001 turned out to be a date with death for thousands of people in Gujarat. A major earthquake measuring between 6.9 and 7.9 on the Richter scale hit Bhuj, Anjar, Bachau, Gandhidham, Ropar and Ahmedabad. It caused extensive damage to life and property. यानी जो 6.9 और 7.9 रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड में देखा गया था, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भुज के जो फोकस था ये एपिसेंटर की जगह कहलाई. भुज, अंजार, बचाव, गांधीग्राम, इसी कारण से ये सारी जगह सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे. फोकस गुजरात की जगह में नीचे की तरफ में था और एपिसेंटर इन बेसिक जगह में था. इस कारण से ये टोटली ये जगह डिस्ट्रक्ट हो चुके थे. इट कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. मोर देन 30,000 पीपल डाइड एंड 1,50,000 पीपल वर इंजर्ड. इस अर्थक्वेक की शेकिंग हमें काफ़ी दूर तक महसूस हुई थी. यहाँ तक कि पंजाब, नेपाल की जगह में भी इसके अर्थक्वेक ट्रेमोर्स यानी शेकिंग महसूस हुए थे. इट वॉज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एट द टाइम पीरियड. ओके, नाउ व्हाट कैन बी डन? अर्थक्वेक इज़ वन ऑफ द थिंग विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. हम अर्थक्वेक को कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कब आने वाला है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ये कब आने वाला है. देयर इज़ नो प्रेडिक्शंस. इट इज़ जस्ट अ सडन अपीयरेंसेस. लेकिन हम अर्थक्वेक के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आए तो हम क्या प्रिपेयरनेस कर सकते हैं, हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या हम चीज़ें अपना सकते हैं जिससे जो नुकसान है उसको हम कम से कम आंक सकें. जैसे सेफ स्पॉट्स. सेफ स्पॉट्स का मतलब है कि कोई भी ठोस टेबल के नीचे हम अपने आप को छुपा सकते हैं, छुप सकते हैं. सबसे पहले हमको सिर को बचाना चाहिए. देन एरियाज टू स्टे अवे फ्रॉम, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल फायर प्लेसेस, ग्लास विंडोज़, क्योंकि कांच हमें लग सकते हैं. फायर प्लेसेस आग कर सकती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ है, वी शुड बी हैविंग अ कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम, कोपिंग अप बाय बीइंग काम. अगर हम बाय चांस ग्रुप में है उस अर्थक्वेक टाइम पीरियड में, तो हमें सबसे पहले अपने आप को कूल एंड काम करना चाहिए. उस डिज़ास्टर को फेस करने की हमको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि येस वी कैन बी सेफली, और हम दूसरे को भी बचा सकते हैं. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ऑब्जर्व चेंजिंग एनिमल बिहेवियर. हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं भूकंप को, लेकिन कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें होती जैसे ट्राइबल्स जो पहले के समय में थे, आज की डेट में भी, या पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये कैसे पता लगाते थे? They used to observe the behavior of the animals. If they see so, like bears and snakes coming out of hibernation. स्नैक्स यहाँ इसलिए मेंशन किया है कि स्नैक्स ज़मीन के नीचे मौजूद होते हैं
और इनको पहले महसूस हो जाता है कि कुछ शेकिंग हो रही, कुछ वाइब्रेशन हो रहा, तो उस चीज़ को भापते हुए वो बाहर ऊपर आ जाते हैं और वो ज़मीन की सतह में चलने लगते हैं। तो उनके मूवमेंट से जब वो ज़्यादा तौर पे आने लगते हैं तो हम समझ सकते हैं कि देयर मस्ट बी सम चेंजिंग विच इज़ कमिंग अप। Fishes, they are jumping out of water, are some of the indications of an oncoming the earthquake. चाहे वो ओशन एरिया हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे पॉन्ड्स हो, फिशेस भी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं पानी में वाइब्रेशंस को, और वो इस चीज़ को they represent through their moving from one side to another side in a very rash manner. देन डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बताया, डायस्ट्रॉफिक यानी बहुत स्लो प्रोसेस जो होती है उसे हम डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कहते हैं। ये भी एक एंडोजेनिक फोर्स होता है। इट इज़ एक्टिंग ओवर लॉन्ग पीरियड्स कॉल्ड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। These may be continent building or the mountain building forces. यानी ये ऐसा नहीं कि आप सो रहे थे और उठ के देखा तो एकदम से एक माउंटेन तैयार हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कई हज़ार लाखों साल में कोई जब एक लैंड एरिया तैयार होता है, माउंटेन तैयार होता है, वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स का असर होता है जो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है। इन इमेजेस, जो 3 इमेजेस दिए हुए, इसमें हम समझ सकते हैं कि when there is a tension between the lithospheric plates, sometimes it is up and down movement, sometimes it is parallel, sometimes because of the tension it is apart, दूर दूर हो गए हैं। तो these are the results of the diastrophic forces which takes millions of years to come to the present position. Like vertical movements have resulted in the formation of continents and plateaus, whereas horizontal, जो parallel में जो हम changes देखते हैं, it results in the folds and faults. So hope you all have understood all these forces concerning in the topic of endogenic. So thank you everyone. In the next video we will be coming to know about the exogenic forces. God bless you all.